हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नया टॉपिक, दैट इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो फोर्स क्या होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, इसको अगर मैं यहाँ पे धक्का लगाती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, एक लीनियर मोशन शो करेगा, एक लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ, ये सीधा लीनियर मोशन की बजाय ये क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, ठीक है, घूम जाता है ऐसे, जैसे कि नॉर्मल ये पेंसिल भी है, ठीक है। अगर ये ऐसे है, मैं इधर धक्का लगा रही हूँ, ठीक है, ऐसे धक्का लगा रही हूँ तो ऐसे आगे लीनियर मोशन शो कर रही है, ठीक है। बट अगर ये ऐसे पड़ी है, मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया और देखो कैसे घूम गई है ना, तो इसने क्या शो करा है, ये रोटेट हो गई है, ठीक है। रोटेट होने पर उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में टॉर्क को बताऊं तो टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो मान लो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पेंसिल रखी थी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे, इसकी एक्सिस क्या थी, इसकी एक्सिस ये थी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया और ये क्या हो गई, अपनी एक्सिस से ऐसे मूव हो गई, ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट हो गई, है ना, यहाँ ऐसे रोटेट हो गई, इस तरफ ऐसे रोटेट हो गई और यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। मैंने जो फोर्स लगाया था, मैंने तो उसको फोर्स कैसा लगाया था, ऐसे थोड़ी लगाया था, मैंने तो उसको फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगाया था, सीधा, देखो देखो ये तो सीधा जा रहा है ना, जबकि ये क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ये मैं सीधी लगा रही हूँ, तो यानी कि मैंने तो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली लगाया था, लेकिन ये रोटेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि या मान लो अगर ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई एक सर्कल है, दिस इज द रेडियस, ठीक है, दिस इज द रेडियस, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस है, मैंने इसको फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, है ना। तो टॉर्क को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, मैं टॉर्क को लिखूंगी, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया है, मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब समझ सकते हैं। देखो, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस क्वांटिटी का मोमेंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस से, तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, जिसे टॉर्क का नाम दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, डोनेट करते हैं टाउ से, दिस इज टाउ, इस तरीके से सिंबल होता है टाउ, टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर। ये तो हो गया इसका नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म, है ना। इसको हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक दरवाज़ा होता है, डोर है, ठीक है। अब दरवाजे को अगर आप बंद करते हो, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कि ये कोई एक दरवाज़ा है, ठीक है, इसको अगर आपने ऐसे बंद किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे बंद किया हुआ है, ये बंद है, अब मैंने इसको क्या करना है, खोलना है, खोलने के लिए मैं ऐसे करूँगी, ठीक है, खोलने के लिए ऐसे करूँगी तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, मैंने तो इसके ऊपर क्या लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया और ये ऐसे क्या हो गया, रोटेट हो गया, खुल गया इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इसके ऊपर क्या आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया। तो फोर्स जो परपेंडिकुलर मैंने लगाया था वो इसको रोटेट करने के लिए काम में आया, ऐसे दरवाजा खोल के जाएंगे ना आगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ, ऐसा यूनिट की बात करूँ, तो टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी ऐसा यूनिट। डायमेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, डायमेंशंस, तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया L_t-2, एंड साथ में हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का हो गया L, तो ये क्या होगी, mL2t-2, ये आ गया इसका, ठीक है, ओके। अब जो टॉर्क है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली, क्यों, ये क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर, एंड जो ये है आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हो, एंड ये भी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होती है, किस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है ऑब्वियसली। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
तो मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे पता है कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और अगर टॉर्क मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, आना फिर ये चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं ना, ये आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो किस तरीके से आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क, सिंपल सी बात है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये होता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि ये है आपके पास y एक्सिस, ये है आपके पास x एक्सिस, ठीक है, ये हो गई y एक्सिस। तो यहाँ पे r है, ठीक है, यहाँ पे r है, ये रहा, मान लो ऐसे r है। ओके, अब मैंने इसको परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको कुछ ऐसे धक्का दे दिया। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे ये डोर था, ठीक है, इसको मैंने ऐसे धक्का नहीं लगाया, सीधा नहीं लगाया, मैंने इसको ना ऐसे लगाया, ये वाला करके, ऐसे करके लगाया। खुलेगा तो तब भी खुलेगा, ठीक है, थोड़ा जोर और लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो मैंने सीधा ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे धक्का लगाया, तो यानी कि फोर्स मैंने मान लो इस तरफ लगा दिया, ये हो गया फोर्स, ठीक है। जो आर के साथ, आर की डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल क्या बनाता था? थीटा बनाता था, ठीक है। अब फोर्स क्या, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है ना ही वो वर्टिकल में है, ऐसे बीच में है, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ उसका कॉस कंपोनेंट जाता है, एफ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलरली क्या जाता है? साइन कंपोनेंट, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब टॉर्क के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो अब यहाँ पे क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन से वाला फोर्स है? एफ साइन थीटा वाला है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? एफ साइन थीटा इंटू आर, या फिर हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। और हमें पता है कि जहाँ पर साइन थीटा आता है तो वहाँ पे क्या लगता है? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? टॉ वेक्टर आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये याद रखेंगे कि हम आर को ना पहले मानेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली इसके वेक्टर फॉर्म की। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें पता है किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की हम डायरेक्शन किस रूल से निकालते हैं? राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। अब ये राइट हैंड रूल क्या कह रहा है? राइट हैंड रूल कहता है कि आप अपनी पाम रखो फर्स्ट वेक्टर की तरफ और उसको कर्ल कर लो सेकंड वेक्टर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल कर लो सेकंड वेक्टर की तरफ, और जो आपका थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, R इज इन दिस डायरेक्शन, R इज इन दिस डायरेक्शन, F इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैं फिंगर्स कहाँ से कर्ल करूँगी? ऐसे F की तरफ कर्ल करूँगी। एंड आपको दिख पा रहा है जो आपका थंब है वो पॉइंट अपवर्ड कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, R F एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है? टॉर्क की अपवर्ड आ रही है, ठीक है। हेयर यहाँ पे डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है? अपवर्ड आ रही है, इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस में अगर हम बात करेंगे तो क्या आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा है, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 180, 0 या 180 होता है तो क्या होगा? यानी कि R और F के बीच में जो एंगल है वो या तो 0 हो जाए, ठीक है, या फिर वो 180 हो जाए। तो क्या होगा? अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो साइन 0 या साइन 180 क्या होता है? 0। तो टाउ का मतलब हो गया, वो तो हो गया आपका 0, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। लेकिन कैसे? टाउ का मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब घूमने वाला फोर्स, ठीक है। अगर R भी इसी डायरेक्शन में है, F भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या होगा? वो कहीं घूमेगा? कोई फोर्स लगेगा उनके बीच में घुमाने वाला? नहीं लगेगा फोर्स, तो वो घूमेगा ही नहीं। तो R भी इधर डायरेक्शन में है, F भी इसी डायरेक्शन में है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ऐसे कोई डोर है, डोर लगा हुआ है, जैसे कि मान लो ये डोर है, ठीक है, इसके यहाँ पर ऐसे ये फिक्स्ड है, ये ऐसे खुलता बंद होता है, ठीक है। अगर R भी इसी डायरेक्शन में है
और एफ भी इसी डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, ऐसे खींच रही हूँ, तो ये घूमेगा, आर भी इधर है, एफ भी इधर, फोर्स भी मैं इधर ही लगा रही हूँ, तो ये क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा नहीं, मैं तो इधर खींच रही हूँ ना, तो टाउ हो गया 0। ऑन द अदर हैंड अगर आर इधर है और एफ इधर है तभी 180 हुआ, तो मैं एफ को इधर यानी कि इधर की तरफ धक्का दे रही हूँ, इधर की तरफ, तब भी ये नहीं घूमेगा, तब भी नहीं घूमेगा, तो टाउ तब भी क्या हो जाएगा 0। तो ये होगी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है मैक्सिमम, दैट इज 1, तो टाउ हो जाएगा आपका मैक्सिमम, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा घूमने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगेन अगर ये डोर यहाँ पे है, मैं इसको फोर्स ऐसे लगाती हूँ, 90 डिग्री पे लगाती हूँ फोर्स, तो ये ज़्यादा घूमेगा, तो टाउ हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं, इफ आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम, तो भी टाउ क्या होगा, फॉर्मूले से मैक्सिमम होगा। इसका क्या मतलब है कि ये रहा दरवाज़ा, अगर मैं यहाँ से खोलने की कोशिश करती हूँ, ये टोटल आर है ना, यहाँ से खोलने की कोशिश करूँगी तो मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको खोलने के लिए, है ना, और इतना खुलेगा भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से खोलने की कोशिश, फटाफट से खुल जाता है। कभी कभी आप आते जाते जल्दी जल्दी से दरवाज़ा यहाँ से खोलते हो, यहाँ से खोलते हो, यहाँ से खोलते हो ना, ये यहाँ पे तो कोशिश नहीं करते खोलने की, तो आर कम होगा तो हमारा वो कम घूमेगा दरवाज़ा, अगर ये आर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा घूमेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट टॉर्क। अब हमने टॉर्क तो निकाल ही लिया है, तो इसी से रिलेटेड करते हैं कि हमने दरवाज़ा खोलते हुए कितना काम किया, वर्क डन बाय टॉर्क। तो वर्क डन बाय टॉर्क के लिए सबसे पहली बात, तो अगर नॉर्मल वर्क डन होता है तो नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। फॉर स्मॉल वर्क डन हम क्या लिखते हैं, DW इक्वल्स टू FDS, ये लिखते हैं फॉर स्मॉल वर्क डन इन लीनियर मोशन, है ना, ये लीनियर मोशन के लिए काम में आता है, इन लीनियर मोशन। और सेम चीज़ अगर मुझको किसी चीज़ को रोटेट करना है, ठीक है, किसी चीज़ को रोटेट करना है, अगेन मैं यहीं पर पेंसिल बनाती हूँ, इसी चीज़ को अगर मुझे रोटेट करना है तो क्या होगा, इसका ही सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, इस तरीके से, ये रहा इसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लगाया इस तरीके से फोर्स, और ये क्या हो गया, यूं इधर रोटेट हो गया, है ना, यानी कि इतना सा रोटेट अगर मान लो हो गया, तो ये कितना एंगल इसने बना दिया, डी थीटा एंगल इसने बना दिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट, ओके। तो सेम चीज़ अगर मेरे को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ मिल गई है, तो मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ कि फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। तो एंगल कितना हुआ है, डी थीटा, आर्क हमारी छोटी सी है, सच दैट हमें वो क्या लग रही है, एकदम बिल्कुल सीधी लग रही है, यानी कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ds डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ds हो गया। रेडियस कितना है, r है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। क्या ये वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर सकती हूँ, है ना, कर देते हैं। तो DW इक्वल्स टू FR डी थीटा मिल गया हमें, ठीक है। एंड FR हमने अभी अभी निकाला, ये क्या होता है, F होता है फोर्स, R क्या होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके टाउ के इक्वल, टॉर्क के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, DW इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। तो ये वर्क डन किसके लिए आ गया, रोटेशनल मोशन के लिए। तो बस इसको अगर आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या चेंज में आया है, ये वर्क डन है लीनियर मोशन का, है ना, तो ये वर्क डन किसका है, रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए। तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, राइट। सेम चीज, सेम एनालॉजी से हम अगर पावर की बात करते हैं तो पावर के लिए भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल पावर क्या होती है, नॉर्मल लीनियर के लिए, कि कितना काम किया है, कितने टाइम में किया है, यही होता है, ठीक है। एंड अगर मुझे यहाँ पर चेंजेस लानी हो, एज जैसे कि वर्क डन की बात हो रही है, तो वर्क डन मैंने अभी भी फॉर्मूला निकाला है, DW इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, है ना। यहाँ पर क्या है, टाइम के लिए है, ठीक है। अगर टाइम के लिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय dt, है ना।
तभी मैं यहाँ पे क्या ला सकती हूँ, पावर के बारे में बात कर सकती हूँ। तो dw अपॉन में dt इक्वल्स टू टाउ d थीटा अपॉन में dt, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो गई पावर, ठीक है। स्मॉल पावर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हो जाएगी पावर। ये क्या हो गया, टाउ इक्वल्स टू, नाउ d थीटा अपॉन में dt, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ये हो गई आपकी क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया पावर का फॉर्मूला। याद करिए हमने पावर का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में निकाला था, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वेलोसिटी, लीनियर के लिए। ये भी हमने निकाल रखा है, डिराइव कर रखा है ना। तो उसकी एनालॉजी से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि फोर्स हो गया क्या, एंगुलर फोर्स, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क। जो नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एंगुलर वेलोसिटी में। तो ये हो गई पावर, ठीक है। अब हमने इन सब की बात कर ली है, वेलोसिटी की भी बात कर ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। उसको रिलेट करते हैं लीनियर मोमेंटम से। हम बहुत सारी क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम क्यों छोड़े। तो अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोल रहे थे, है ना, तो वही लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। इसका भी क्या मतलब हुआ, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, अगेन रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि हम इसको वहीं से ही समझ सकते हैं कि जब फोर्स हमारा रोटेटिंग इफेक्ट देने लगता है तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। ऐसे ही हमारा लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी जो होती है, दैट इज लीनियर मोमेंटम, अगर वो घूमने वाला इफेक्ट देने लग जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे वैसे एनालॉजी से ही हम सारा काम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो किसके इक्वल होता है, वो भी जैसे टॉर्क हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। यहाँ पर भी सेम चीज आती है, इट इज मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज पी, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंड नॉर्मल पी हमें पता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हमें पता है ऑलरेडी, राइट। ओके, तो अगेन इसके लिए हम वही बना लेते हैं फिर से कि एक रोटेटिंग मोशन दे रहा है। फिर से हम अगर पेंसिल को ऐसे मैं घुमाऊंगी तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आर, ठीक है। इसके ऊपर अब यहाँ पर क्या लग रहा है यहाँ पर ये परपेंडिकुलरली क्या लग रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर मोमेंटम है, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होती है। वेलोसिटी तो ऐसे जा रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रोटेट इधर की तरफ कर रहा है ना, रोटेट इधर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, आर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम एल इंटू पी इंटू आर लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। अगेन इसकी ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू जो डिस्टेंस होती है उसकी क्या होती है, मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जो आपका मोमेंटम होता है उसकी क्या होती है, एम एल टी माइनस वन, राइट। साथ में हो गया आपका लीनियर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या आ जाता है, एल आ जाता है। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। ये आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस, ठीक है। अगेन इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर, बिकॉज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको हम फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अगेन वेक्टर फॉर्म के लिए हम वही एजम्पशन मानेंगे कि अगर ये इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, आर यहाँ पे लग रहा है, और फोर्स हमने जो हमारा मोमेंटम है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टेंजेंशियल ना लग के कुछ इस फॉर्म में लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द आर, ठीक है। अगर आर के साथ थीटा बना रहा है यानी कि मैं इसको क्या करूंगी, रिजॉल्व करूंगी, ठीक है। तो जिस तरफ थीटा होगा दैट विल बी अ कॉस कॉम्पोनेंट, उसके परपेंडिकुलरली क्या आ जाएगा, साइन कॉम्पोनेंट आ जाएगा, राइट। अगेन एल को अगर मैं लिखती हूँ, L इक्वल्स टू, अब क्या होता है, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P अब परपेंडिकुलरली यहाँ पर ये आ रहा है परपेंडिकुलर R के, तो ये आ जाएगा P
साइन थीटा इंटू आर, और आप लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। अब साइन थीटा आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। तो हमने अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो हमने इसको वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे लिखा है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P। तो इसके डायरेक्शन के लिए अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, वो रूल क्या कहता है आपका कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी पाम रखो, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल कर लो, थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ आपका जो है थंब पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जैसे कि आर ये है, ठीक है, पी ये है, राइट, तो इसको कैसे हम बता सकते हैं। अगेन इसके लिए मैं ये बना लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया आर की डायरेक्शन। ठीक है, मान लो ये है। अब मैं पी की डायरेक्शन बताती हूँ। पी की डायरेक्शन के लिए पी क्या होता है, पी इज एम इंटू वी, है ना, एम इंटू वी। यानी कि मैं इसको अगर इधर घुमाती हूँ, ऐसे घुमाती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ, ये घुमाती हूँ, तो पी की डायरेक्शन ये हो गई, है ना, पी की डायरेक्शन ये होगी। मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, जो वी की डायरेक्शन होगी यानी कि इधर की तरफ मूव कर रही है, वी जो इधर की तरफ मूव कर रही है वही पी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, है ना। तो अब देखो आर और पी कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो कर्ल मैं ऊपर की तरफ करूंगी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल। क्लियर है ये बात। ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना इस तरीके से, है ना, तो इधर की तरफ लग रहा है, तो यानी कि P इधर है और R आपका इधर है, R P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ऐसे घुमाती हूँ, ऐसे घुमाती हूँ, यानी कि अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, वेलोसिटी नीचे है, P नीचे है, तो अब क्या होगा, अब मैं R कर्ल्स यहाँ और जो L होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे यही चीज़ है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज R, दिस इज P। ठीक है, दिस इज R, दिस इज P, R P। तो यहाँ पे जो L होगा, L विल बी इन राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, हेयर, इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे राइट साइड में होगा। क्लियर है, तो हम कैसे बता रहे हैं, राइट हैंड रूल से बता रहे हैं। ओके, अब अगेन हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगेन जैसे पहले हमने केस डिस्कस किया था कि अगर मैं इसको लिखती हूँ आर पी साइन थीटा, ठीक है, तो फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 180, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 या साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर P भी इधर है, P भी इधर है और R भी इधर है, तो इधर घुमाने के लिए क्या है मेरे पास, इधर, इधर, यानी कि इधर कहाँ मैं लेकर जाऊँ इसको, ऐसे लेकर जाऊंगी मैं, R भी इधर है, V भी इधर है, तो ये घूम रहा है, घूम ही नहीं रहा, है ना। P इधर हो गया, मेरा मोमेंटम इधर की तरफ हो गया, ये रहा, ये लो, ये खींच दिया इधर की तरफ, तो V भी इधर, P भी इधर, R भी इधर, तो थीटा हो गया 0। तो अब ये घूम ही नहीं रहा इधर की तरफ, तो जब घूमेगा ही नहीं तो एंगुलर मोमेंटम 0। ऑन द अदर हैंड इफ R इज इधर और मैं इधर की तरफ इसको मोमेंटम लगा रही हूँ, ठीक है, R इधर है, मैं इधर खींच रही हूँ, ये लो, अभी भी घूम रहा है कोई, ये 180 वाला केस हो गया, ये R, ये हो गया P, तो अब भी ये नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अगेन 0। अगेन सेकेंड केस के लिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये R और P कहाँ है, 90 डिग्री, जो मैंने अभी केस डिस्कस किया, यहाँ पे R और P किस पे थे, 90 डिग्री, यहाँ पे P है, यानी कि इसको जब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, अगर P इधर की तरफ है, मोमेंटम इधर है, तो ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना इसको, हाँ, जब ऐसे घूमेगा तो जो L होता है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। क्लियर है ये बात। अगेन थर्ड पॉइंट के लिए, इफ R इज मैक्सिमम देन अगेन L क्या हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा घूमेगा ना, बजाय कि यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगाओगे तो इतना नहीं घूम पाएगा जितना यहाँ पे घूमेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर P इधर होगा तो इतना नहीं इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम का इफेक्ट आएगा, जबकि यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सो दीज आर द केसेस फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो हमने अब टॉर्क की बात कर ली है, ठीक है, हमने एंगुलर मोमेंटम की बात कर लिया है। अब हम देखते हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है। तो हमने अभी अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला, दैट इज R क्रॉस P, है ना। अच्छा, तो हमें पता है इसको हम कैसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल लीनियर की तरफ जाती हूँ तो टॉर्क होता है फोर्स, एंड एंगुलर मोमेंटम अगर लीनियर में जाएं तो ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स का कनेक्शन मैंने कहाँ देख रखा है? यस, मैंने देख रखा है न्यूटन के सेकेंड लॉ में, है ना। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देख रखा है, यही पढ़ रखा है हमने, ठीक है। ये हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था कि यानी कि जितना फोर्स लगेगा उतनी फास्ट मोमेंटम उसका चेंज होगा। कि अगर ये गाड़ी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से धक्का दूंगी तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, ठीक है, टाइम कम में जल्दी फास्ट मूव करने लग जाएगी अगर मैं फोर्स ज़्यादा देती हूँ। तो ये था इसका सेकेंड लॉ। यानी कि इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव करूँ टी की रिस्पेक्ट में तो मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया आया, राइट। चलिए, तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करती हूँ तो ये हो जाएगा dl बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू आर क्रॉस पी, यही आएगा, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव में देख रखा है, अगर आपने पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि जब कभी भी अगर हम किसी की फॉर्म में डेरिवेटिव करते हैं और ये दो चीज़ों को अगर हमें डेरिवेटिव करना होता है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट को हम एज इट इज़ रखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं सेकेंड का, प्लस सेकेंड को हम एज इट इज़ रखते हैं और हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज़ हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर एक नॉर्मल स्केलर होती है या कांस्टेंट होती तो वो बाहर आ जाती, राइट, लेकिन ये दोनों ही क्या है? वेक्टर हैं। तो दैट्स वाई हमें ये चीज़ पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ रखेंगे, राइट हैंड में क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी है, ये याद रखना, क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, नाउ dl बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस। अब dp बाई डी टी तो हमें पता ही है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो अभी बताया हमने सेकेंड लॉ से, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, फोर्स लिख सकती हूँ, प्लस p इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है, यानी कि दिस इज पोजिशन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन किसके इक्वल होता है, नॉर्मल वेलोसिटी की होता है। ये भी लीनियर पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी आएगी, v आ जाएगी, राइट। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, dl बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस मोमेंटम। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू v, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है आपके पास, बिल्कुल जीरो आता है। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में, जब मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझाया था तब आपको बताया था आपको, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी का भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, बी वी साइन थीटा, ये आएगा। अब थीटा क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर v इस डायरेक्शन में है तो दूसरा v भी तो इसी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा कितना हो गया, जीरो। जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो दो सेम क्वांटिटीज का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो यानी कि ये क्वांटिटी तो हो गई आपकी जीरो। तो क्या बच गया आपके पास, सिर्फ dl बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंड आर क्रॉस एफ तो हमने अभी भी डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू टॉर्क।
तो dl/dt किसके इक्वल आ गया, टॉर्क के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से देखो, बिल्कुल वही एनालॉजी आई है, फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आ गया टॉर्क इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये किसकी एनालॉजी से आया है, ये सेकंड लॉ, न्यूटन की सेकंड लॉ की एनालॉजी से आपके पास आया है। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड एल की। ठीक है, कि जैसे कि हमने अभी भी फॉर्मूला बताया, टॉर्क इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एज पर फॉर्मूला जो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होनी चाहिए वही डायरेक्शन टॉर्क की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं इस फॉर्मूले में, यही बता रहा है ये फॉर्मूला। ठीक है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये कोई एक फिक्स्ड, मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड पोल है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक फिक्स्ड एक और पोल निकाला। ठीक है, थोड़ा आगे कर देते हैं, एंड यहाँ से मैंने इसके सेंटर से एक व्हील को बांध दिया, ये रहा व्हील। ठीक है, अब इस व्हील को ऐसे मत समझना कि ये व्हील ऐसे लगा हुआ है, इसको व्हील को ऐसे समझो कि ये व्हील ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लगा है व्हील। ओके, अब इस व्हील को अगर हमने ऐसे लगा रखा है, अब मैं यहाँ पे इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करती हूँ, टॉर्क की बात करती हूँ, तो क्या क्या डायरेक्शंस हैं। एज पर फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। ठीक है, एंड टॉर्क क्या है, r क्रॉस f, यही है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, जैसे कि ये देखो, ये व्हील है, तो ये हो गया r। ठीक है, और मैं इसको अगर ऐसे घुमा देती हूँ, ऐसे घुमाती हूँ, ठीक है, ये r है और मैं इसको ऐसे घुमाती हूँ, यानी कि p इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन निकाले तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, और ये हो गया p, और ये हो गया l की डायरेक्शन, है ना, ये हो गई l की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ l। ठीक है, ये आ गई, ये r, ये p, ठीक है, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ l। ओके, नाउ टॉर्क की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे टॉर्क दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक तो r आप ये मान सकते हो, ये वाला r है ना, ये वाला r। ठीक है, और f मान लो कि हमने क्या कर दिया, इसको हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स, ठीक है, इधर की तरफ। तो अगेन r और फोर्स हमने उधर की तरफ लगा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो यही f हो गया, है ना। तो r क्रॉस f यही हो गई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर मैं टॉर्क में जो r है वो यही ले रही हूँ तब, ठीक है, r क्रॉस f, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इफ आई एम टेकिंग r दिस, राइट। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि l की वही डायरेक्शन है, ये टॉर्क की जो डायरेक्शन है। बट अगर मैं यहाँ पे जो टॉर्क है, ये टॉर्क ग्रेविटी वाला लेती हूँ, टॉर्क ग्रेविटी वाला लेती हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, तो टॉर्क अगर मैं ग्रेविटी वाला लेती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए जो r होगा वो मैं मानूंगी ये वाला, दिस इज r, दिस इज r। ठीक है, ये डायरेक्शन है r की, दिस इज r। ओके, एंड f क्या होगा, अब f ग्रेविटी वाला f होगा, है ना, यानी कि नीचे वाला, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा f एज mg, है ना। तो ये हो गया r, ठीक है, ये हो गया f। अब बताओ टॉर्क कहाँ लग रहा होगा, r f। अब टॉर्क कहाँ लग रहा है, इनवर्ड, है ना। देखो इधर इस फिगर को देखो, यहाँ पे मेरे हैंड डायरेक्शंस देखो, r f, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ पाम, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल, एंड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क अब कहाँ लग रहा है, इनवर्ड, टॉर्क लग रहा है इनवर्ड। ये कौन से वाला टॉर्क है, ये ग्रेविटी वाला टॉर्क है। ठीक है,
तो अब इसका क्या मतलब है, अगर टॉर्क इनवर्ड की तरफ लग रहा है, एल इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इस व्हील को ऐसे, जब इस व्हील को यूं ऐसे बनाते हैं, हमने यार इधर लगाया हुआ ना, ऐसे बनाते हैं, जब इस व्हील को हम ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जो अब क्या होगा, ये इनवर्ड की तरफ ऐसे मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि हम ऐसे से तो घुमा रहे हैं, ये घूमते घूमते ऐसे से घूमते घूमते ऐसे इनवर्ड की तरफ ऐसे ऐसे घूमते, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे इनवर्ड की तरफ घूम जाएगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने के लिए मैंने साइड में एक डायग्राम, मैंने साइड में एक एक्सपेरिमेंट चलाया। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते होगे कि मैंने इस व्हील जैसे दिखने वाली एक चीज़ को मैंने क्या किया, एक फ्रीली हैंग कर दिया, ठीक है। इसको जब मैंने फ्रीली हैंग किया और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, है ना, जिस तरीके से मेरा एल जो था वो राइट हैंड की तरफ लग रहा है, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते मेरा एल राइट हैंड की तरफ लग रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो टॉर्क की वजह से वो कहाँ घूम रहा है, ये इनवर्ड की तरफ घूम रहा है, अंदर की तरफ घूमने लग गया है ये, है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ वो है कि जब एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की डायरेक्शन लेना चाहता है, वो उस कोशिश कर रहा होता है, वो टॉर्क की तरफ सेम डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको उल्टा घुमाती हूँ क्लॉकवाइज, अब आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब टॉर्क आउटवर्ड लग रहा है, तो अब ये उल्टी साइड घूमने लग गया, राइट, तो अब ये उल्टी साइड घूमने लग गया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैम हमने ग्रेविटी वाले टॉर्क के लिए एफ तो समझ में आ गया कि हमने नीचे फोर्स ये लिया है, बट मैम आपने ये आर क्यों लिया, ये वाला आर क्यों लिया, हमने व्हील वाला आर क्यों नहीं लिया, है ना। तो देखो ना, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं आर लेती हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं फ्रीली छोड़ दूँ तो ये नीचे चला जाएगा, इसको मैं फ्रीली छोड़ दूँ तो नीचे चला जाएगा, है ना। ये आर अब डायरेक्शन होगी ग्रेविटी की तरफ, अब ये आर ये ग्रेविटी के फोर्स की तरफ क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना आपका। देखो अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूंगी तो ये नीचे चला जाएगा ग्रेविटी की तरफ। सो दिस इज आर फॉर ग्रेविटी वाले टॉर्क के लिए, ठीक है। व्हील वाले टॉर्क के लिए तो हम ये आर यही लेंगे, आप समझ में आया। तो इसीलिए हमने आर को ये वाली डायरेक्शन हमने ली है फॉर ग्रेविटी वाले टॉर्क के लिए। एंड यस, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इफ हमारा टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो अगर मैं यहाँ पर जैसे ही पुट करती हूँ तो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको आप वैसे ही एनालॉजी से समझ सकते हो जैसे कि हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कह रहा था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, यही होता था। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो P हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर कोई एक गाड़ी है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती तो जितनी वेलोसिटी से घूम रही है वो चलती रहेगी। अगर वो रुकी है तो वो रुकी रहेगी, है ना, क्योंकि P क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। तो अगर वो पहले रुकी हुई थी, अगर फोर्स नहीं लगाया तो भी रुकी रहेगी। लेकिन अगर मान लो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और मैंने फोर्स नहीं लगाया तो बाद में भी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहेगी। ये था ना। अब इसी एनालॉजी से हमने ये वाला चीज़ निकाली है कि अगर टॉर्क नहीं लगता, घुमाने वाला फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ही नहीं घुमाने वाला फोर्स, तो क्या होगा, या तो व्हील रुका रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर घुमाने वाला फोर्स नहीं लगता और वो पहले से ही घूम रहा है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा। क्लियर है ये बात। तो भी क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टॉर्क
एड एंगुलर मोमेंटम। और इसकी हमने डायरेक्शन भी निकाली है और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितना ब्यूटीफुल रिलेशन निकल के आता है कि किस तरीके से व्हील को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो वो ऐसे ऐसे टर्न कर रहा था, अगर उसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो वो ऐसे ऐसे टर्न कर रहा था। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन इन फिजिक्स। तो इसी से रिलेटेड अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, वो करते हैं। तो एग्जाम्पल 6.5 क्या कहता है? तो एग्जाम्पल 6.5 क्या कह रहा है? फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स दिस अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो आपको टॉर्क निकालना है, फोर्स दे रखा है एंड पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो वी नो दैट टॉर्क की जो होता है वो क्या होता है? R क्रॉस F होता है। नाउ F इज गिवन, दैट इज 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड R इज ऑल्सो गिवन, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो R क्रॉस F निकालना है अब आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ लिखेंगे i j k, और यहाँ हम उसकी क्या लिख देंगे? पहले फर्स्ट वेक्टर के हम यहाँ पे लिखेंगे सारे के सारे कोएफिशिएंट्स। i के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। अब सेकेंड वेक्टर के लिखेंगे 7 3 -5। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ r क्रॉस f इज टॉर्क इज इक्वल टू, कैसे करते हैं? इसको हम मानते हैं प्लस, इसको मानते हैं माइनस, इसको मानते हैं प्लस। तो इसको लिखते हैं प्लस i कैप इनटू, अब हम क्या भूल जाएंगे? ये भूल जाएंगे और ये पोर्शन भूल जाएंगे। क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 1 जा 3। फिर बाहर माइनस है तो माइनस j कैप इनटू, अब इसको भूल जाएंगे, ये दोनों को करेंगे, इसको भूल जाओ, ये आएगा माइनस का 5 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7। ठीक है, फिर ऊपर क्या है? प्लस k कैप, अब इसको भूल जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 1, ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 7। तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू i कैप, ये होगा 2 माइनस j कैप, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस k कैप, ये हो जाएगा 10। तो टॉर्क आप यहाँ लिख सकते हो 2i कैप माइनस माइनस प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप। तो ये आ गया आपका टॉर्क। दिस इज योर आंसर। तो ये था एग्जाम्पल 6.5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6.6। तो एग्जाम्पल 6.6 क्या कह रहा है? शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। वो बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिंगल पार्टिकल का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एक ही मोशन है, यहाँ पे पार्टिकल कोई p पार्टिकल है, ठीक है, और ये इस मोशन में जा रहा है, ठीक है, विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें बताना है कहीं भी कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, वहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कोई ये पॉइंट O है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे? इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, तो इसको क्या करेंगे? हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका R वेक्टर, और वेलोसिटी कहाँ है? इस तरफ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर V वेक्टर, इधर आ जाएगा इसका V, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ L? L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज R क्रॉस P, ठीक है, ये होता है। अब देखो P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, दैट इज mv, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इधर की तरफ V है हमारा, तो हमें पता है एज P इक्वल्स टू m इंटू V, ये होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे R क्रॉस m V, और हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू R m V साइन थीटा। अभी जो साइन थीटा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन R एंड V। तो यहाँ हम देखते हैं अगर R और V के बीच में एंगल क्या है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड V। अब अगर कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैम आपने ये थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हम हमेशा दो वेक्टर्स के बीच के स्मॉल वाले एंगल वाला थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे मान लिया, ये आ गया इसका थीटा आ गया, ठीक है। एंड अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि L कांस्टेंट कैसे हम बताएं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ
तो हमारे पास m क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, क्या चीज बची है आपके पास, r साइन थीटा, है ना, r साइन थीटा। तो हमें किसी ना किसी तरीके से r साइन थीटा पे फोकस करना है और बताना है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर ये भी हम कांस्टेंट प्रूव कर देते हैं देन वी कैन से l जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट। तो मुझे r और थीटा में कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड लेट इट बी o और इसको हम q मान लेते हैं, ये p है ही ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, क्या होते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, यानी कि साइन थीटा निकालना है ना मुझे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होता है इसके सामने वाला, दैट इज OQ एंड हाइपोटेनियस क्या है r, ठीक है। तो OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू OQ, तो OQ आपके पास आ गया r साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये OQ तो आ गया आपके पास r साइन थीटा, तो हम कैसे बताएं कि r साइन थीटा कांस्टेंट है। तो देखो अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे था, 5 सेकंड के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ है, अगले 5 सेकंड के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ है, अगले के बाद यहाँ है, ठीक है, और अगर इसी पोजीशन से मुझे निकालना है तो देखो क्या होगा, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगी, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगी, इसमें R1 हो जाएगा, ये डिफरेंट आ रहा है, ये R2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर थीटा अब डिफरेंट हो जाएगा, थीटा 1, यहाँ थीटा डिफरेंट हो जाएगा, थीटा 2, लेकिन OQ क्या रह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रह रहा है, इस ट्राइंगल में भी OQ सेम है, बीच वाले ट्राइंगल के लिए भी OQ सेम है, और ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी OQ सेम है, यानी कि परपेंडिकुलर सेम है। तो इस क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अगर OQ आपका 5 सेंटीमीटर का है तो R और थीटा आपस में कुछ इस रिलेशन में है कि दोनों आपस में वैल्यू एक दूसरे को एडजस्ट करके OQ आपका 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, चाहे R बढ़े थीटा चेंज हो रहा है, फिर R चेंज हो रहा है, फिर थीटा चेंज हो रहा है, बट वो आपस में कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं सच दैट OQ इज स्टिल द सेम, दैट इज वो कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर R sin थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, सेम हो गया। ये तो होगी मैग्नीट्यूड की बात। अगर कोई बच्चे बोले मैम आपने तो वेक्टर क्वांटिटी बताई, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन देखो जरा, डायरेक्शन में R ये है और V ये है ना। तो अब यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में देखो R क्रॉस V है ना, यहाँ पे M तो कांस्टेंट हो गया, R V है, तो R फर्स्ट वेक्टर हो गया, V हो गया सेकंड, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ पाम एंड सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल्स, तो L कहाँ जा रहा है, इनवर्ड फर्स्ट के लिए, इसमें देखो है ना R V इनवर्ड, इसमें देखो R V इनवर्ड, यहाँ पे देखो R V, यहाँ पे भी थंब इनवर्ड, तो हर जगह पर जो L की डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है। तो यानी कि डायरेक्शन भी हर जगह पर सेम है एंड जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6.6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।